हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल विक्रांत क्लासेस। आज का लेक्चर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप काफ़ी इंपॉर्टेंट और लेंदी एक चैप्टर है। तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लेक्चर 1, 2 एंड 3। लेक्चर 1 लेके इसका आया हूँ मैं, और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आज इस चैप्टर का कम से कम 1/3 पार्ट कंप्लीट करें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन द लेक्चर। हाँ दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कुछ नोट्स बन के आ रहे हैं, तो इसी के फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को। काफ़ी कॉम्प्लेक्स चैप्टर है ये। इसमें कई कंट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। जैसे ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे, इटली के बारे में पढ़ेंगे, जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे, देन ऑस्ट्रिया, हंगरी, प्रूशिया। कई पार्ट इस यूरोप के ऐसे हैं जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि लड़ाई क्यों हो रही है, लोगों की डिमांड क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस यूरोप के अंदर जो कंडीशन किस तरीके से है। तो पहले हम यूरोप को ही डिवाइड करते हैं और समझते हैं कि यूरोप किस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो देखिए, अगर यूरोप को समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए ये यूरोप है आपका, मान लीजिए इसके 2 पार्ट करते हैं। एक पार्ट ये हो गया आपका ईस्ट यूरोप और ये हो गया आपका वेस्ट यूरोप। अच्छा, ये ईस्ट यूरोप है तो इसके इधर पड़ेगा आपका एशिया, ठीक है। तो वेस्ट जो आपका यूरोप है ये काफ़ी एडवांस है, और जो ईस्ट है वो इतना एडवांस नहीं है। तो जो अब ये एडवांस क्यों है? बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रीज आ गई, इसकी वजह से एक एरिया काफ़ी डेवलप हो गया। तो जो देखते हैं हम लोग कि इस वेस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ बेसिकली आपको दिखाई पड़ेंगी। इसमें आपका फ्रांस है, इसमें आपका इंग्लैंड है, इसमें जर्मनी है एंड सो ऑन। और ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में आपकी रशिया है, आपका टर्की है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं इस एरिया के, ठीक है। अच्छा, अब लोग लड़के हो रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इसकी टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि कौन सा इवेंट कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि सब कुछ एक ऑर्डर में चल रहा है। फ्रॉम 1789 टू 1914 वर्ल्ड वार तक पूरा एक सीक्वेंस में इवेंट चल रहा है कि पहले कौन सा हुआ। पहले फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो हम बढ़ेंगे, विल मूव टूवर्ड्स इटली, फिर जर्मनी। तो इसे ये एक पूरी जर्नी है जो एक ऑर्डर में चल रही है, ईयर बाय ईयर। तो इसकी जो टाइमलाइन है वो पता होनी चाहिए आपको। तो टाइमलाइन के लिए मैंने इससे पहले एक लेक्चर पोस्ट किया था अपने इसी चैनल के ऊपर, उसको आप जरूर देखिए और समझिए कि टाइमलाइन किस ऑर्डर में आगे बढ़ रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये लड़ाई का कारण क्या है, यूरोप के लोगों की डिमांड क्या है। तो डिमांड है नेशन स्टेट की। अच्छा, ये क्या होता है नेशन स्टेट? तो देखो, ये इंडिया है, मान लीजिए ये हम देखते हैं, ये हमारी कंट्री इंडिया है। अच्छा, इंडिया जो है, हम जरा स्टडी करते हैं इंडिया के बारे में। आज का इंडिया नहीं है ये, हम बात करते हैं, चलो लेट्स से 16th सेंचुरी का जो इंडिया है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ इस इंडिया में कि अब इंडिया कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे राजपूत रूल करते हैं, यहाँ मराठा रूल करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई और किंगडम रूल कर रहा है, साउथ में कोई और रूल कर रहा है। यानी हर कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट जो किंगडम्स रूल कर रहे हैं। तो यही दिक्कत यूरोप की है कि अब जैसे हम बात करें इटली की, मान लीजिए ये इटली है आपका। इटली के 7 पार्ट थे। अब इनके साउथ में स्पेनिश किंग रूल करता है, नॉर्थ में ऑस्ट्रिया हंगरी का रूल था, सेंटर में पॉप रूल करते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक कंट्री को कई लोग रूल कर रहे हैं, कई किंग्स एक साथ काम कर रहे हैं। किसी पार्ट में कोई किंग है, किसी पार्ट में कोई किंग है। तो लोगों की डिमांड क्या है? लोग चाहते हैं नेशन स्टेट बनाना। नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा देश जिसकी अपनी एक फिजिकल बाउंड्री हो, और बाउंड्री के साथ एक गवर्नमेंट हो, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, जो पूरे
एरिया की देखभाल करे, जो लोग हैं वो एक भाषा बोलते हो, और साथ में लोग जो हैं वो एक जैसा कल्चर शेयर करते हो। तो यही लोगों की डिमांड थी, चाहे आप फ्रांस की बात करें, चाहे आप जर्मनी की बात करें, चाहे इटली की बात करें, चाहे ब्रिटेन की बात करें, हर कंट्री का यही एम है कि वहाँ के लोग चाहते हैं कि उनके देश में एक सरकार बने, वो गवर्नमेंट सेंट्रलाइज गवर्नमेंट हो, जहाँ पे एक जैसे नियम हो, टैक्स एक जैसे हो, नियम एक जैसे हो, एक फिजिकल बाउंड्री हो, लोग अपने देश के लिए एक फीलिंग शेयर करें, और लोगों का एक सेम कल्चर हो, और लोग सेम भाषाएं बोलते हों। तो ये उन लोगों की डिमांड थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये लोगों की डिमांड थी। तो कोई पूछे आज के बाद ये आपसे क्वेश्चन कि क्या डिमांड थी लोगों की, जो कि यूरोप के अंदर जो विद्रोह कर रहे थे, तो वो डिमांड है नेशन स्टेट की। दे वांट टू मेक नेशन स्टेट्स। हर कंट्री अब चाह रही है, चाहे फ्रांस हो। तो इस तरह से इसको आपको पता होना चाहिए। तो हम फटाफट इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस जर्नी को जो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1804, हालांकि ये 1789 से शुरू होती है, हम फ्रांस की बात करेंगे। और सबसे पहले फ्रांस में अगर बात करें तो हम लोग 1789 का ईयर क्यों इम्पोर्टेंट मानते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी ईयर में यहाँ पे हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो देखिए, ये टाइमलाइन का बड़ा इम्पोर्टेंट ईयर है कि 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उस समय फ्रांस के अंदर जो किंग थे उनका नाम था लुइस 16। बच्चों को पता होना चाहिए, आपको पक्का ये बात, क्लास 9 में पढ़ा है आप लोगों ने, कि जो उस समय जो किंग थे उनका नाम था लुइस 16। काफ़ी इंपॉर्टेंट किंग है, इनके समय काफ़ी कुछ हुआ है फ्रांस के अंदर। तो हम देखते हैं कि इस रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि फ्रांस की कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं थी, और जो गवर्नमेंट बनी 1792 के आसपास, उसे हम लोग कहते हैं रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट। अच्छा, पहले यहाँ पे 1789 में क्या था कि यहाँ पे एक किंग थे, यहाँ पे थी किंगशिप, एक किंग है लुई 16 जो रूल करते हैं। अच्छा, अब वहाँ से चेंजेस आया, लोगों ने रिवॉल्ट किया, अब लोग चाहते हैं यहाँ पे इक्वल राइट्स, तो लोगों ने एक सरकार बनाई 1792 में। तो हम यहाँ पे यही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि 1792 की जो गवर्नमेंट थी, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, उसने क्या क्या वर्क किया है फ्रांस के अंदर। तो बच्चों देखिए, इसको हम जो पढ़ेंगे फटाफट। देखिए, पहला काम तो जो उन्होंने किया वो किया कि एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया, न्यू फ्रेंच फ्लैग, और ये ट्राई कलर, 3 रंग थे उसके अंदर। अच्छा, फ्लैग क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसके पीछे कारण ये था बिकॉज वो चाहते थे कि जो लोग हैं वो अब किंग को भूल जाएं। जो किंग के फ्लैग्स हैं, जो सिंबल्स किंग की याद दिलाते हैं, चाहे फ्लैग हो, चाहे उनका पैलेस हो, वो सब ख़त्म कर दें, जिससे कि अब हम बता सकें कि हम लोगों ने फ्रांस के अंदर एक नया चेंज लेके हम लोग आए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहला जो चेंज वो लेके आए वो था कि उन्होंने जो फ्रांस का झंडा था, फ्लैग था, उसको चेंज कर दिया। अब एक नया ट्राई कलर फ्लैग फ्रांस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। सेकंड बात है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस। बहुत अच्छा वो है कि पहले क्या था कि भाई किंग के ऊपर डिपेंडेंट था सब कुछ, लेकिन अभी क्या हो गया है कि सेंट्रलाइज हो गया है। एक गवर्नमेंट यहाँ बैठेगी सेंटर में और पूरे देश को एक साथ रूल करेगी। तो इस तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि काम करना आसान होता है, बिकॉज सबके लिए एक जैसे नियम होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था, इसको आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आएगा तो आप इसको लिख के आ सकते हैं। यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन, यानी अब क्या हो रहा है कि हर आदमी के लिए एक जैसे नियम है। तो इसमें थोड़ा समझाया था आपको मैं। देखिए कि अब जैसे आपको पता होगा कि मैंने बताया था आपको पहले भी कि फ्रांस के अंदर पहले 3 तरह के ग्रुप थे। एक था फर्स्ट स्टेट, एक था आपका सेकंड स्टेट, और एक था आपका थर्ड स्टेट। तो भैया फर्स्ट और सेकंड स्टेट तो काफ़ी रिच लोग थे ये लोग। इसमें फर्स्ट स्टेट में रॉयल फैमिली के लोग थे। सेकंड स्टेट के अंदर हम देखते हैं कि इसमें चर्च के मेंबर्स हैं और नॉबल्स वगैरह किंग के हैं। तो सब काफ़ी रिच लोग हैं ये लोग। अब थर्ड स्टेट में कौन से लोग हैं, इसमें वही लोग हैं भैया, गरीब लोग, जैसे कि लेबर हो गया, कोई लेबर है, वर्कर है, इसके अलावा स्मॉल बिजनेसमैन, ये लोग हैं।
तो अब ये पहले क्या था कि भाई सब ये जो फर्स्ट 2 ग्रुप है इनके लिए अलग नियम थे, कई राइट्स थे इनके पास। अच्छा, इनके पास कोई राइट्स थे नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो बहुत रिच था उनसे टैक्स की छूट थी उनको, और जो थर्ड स्टेट जो गरीब लोग थे खाली टैक्स वही लोग पे करते थे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो नियम है वो फर्स्ट सेकंड स्टेट के लिए तो अलग नियम है, और जो थर्ड स्टेट है उसके लिए अलग नियम है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट बनी है उसने क्या किया है, उसने कहा यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन, जितने भी लोग हैं देश के अंदर उनके लिए एक जैसे नियम लागू होंगे, चाहे वो फर्स्ट स्टेट का हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, दे ऑल विल फॉलो द सेम रूल्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है जो गवर्नमेंट ने उस समय किया, तो इसको आपको पता होना चाहिए। नंबर 3 है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़। अब यहाँ पे क्या है कि देखो कस्टम ड्यूटी क्या होता है, जैसे कंट्री में बाहर से जो सामान आता है, जैसे इंडिया है तो जो सामान बाहर से इंपोर्ट हो रहा है यानी किसी और कंट्री से आता है ना कोई सामान, उस पर लगता है टैक्स, उसे हम लोग कहते हैं कस्टम ड्यूटी। तो अभी क्या हो गया कि भाई जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं उसको फ्री कर दिया गया, उसको मतलब कहा गया कि अब जो सामान बाहर से आएगा फ्रांस के अंदर उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इससे क्या होगा, सामान जो बाहर से आ रहा है सस्ता मिलेगा तो लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये इसका जो मेन उद्देश्य था, उसका उद्देश्य ये था कि जो सामान बाहर से आ रहा है, जो देश के अंदर जो सामान मिलता है फ्रांस के अंदर, वो सामान सस्ता हो जिससे कि जो आम लोग हैं उसको अफोर्ड कर सकें। अच्छा, इसके बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो काम किया वो है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेज़रमेंट, यानी पूरे देश के अंदर अब क्या हो रहा है कि जो मेज़रमेंट की जो यूनिट होती है जैसे केजी है या जो भी यूनिट किसी कंट्री में यूज़ होती है, तो मान लीजिए उस कंट्री के अंदर एक पार्ट में तो कोई यूनिट और इस्तेमाल होती है, किसी और पार्ट में यूनिट कोई और इस्तेमाल होती है। तो दिक्कत इससे क्या होती है कि जो बिजनेसमैन है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है कि वो कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई और यूनिट यूज़ हो रही है, किसी और जगह जाते हैं तो वहाँ यूनिट कोई और यूज़ हो रही है, तो इससे दिक्कत होती है। तो इसकी वजह से अभी क्या किया गया है कि पूरे देश के अंदर एक ही जैसे वेट और मेज़रमेंट की यूनिट को इस्टेब्लिश किया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है भाई कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है, इसे कहा गया कि भैया ये कॉमन लैंग्वेज बना दो इसको, और जितने लोग देश के अंदर हैं वो यही भाषा बोलेंगे। तो अल्टीमेटली जब लोग लैंग्वेज एक बोलेंगे तो जब लैंग्वेज वन होगी तो उससे क्या होगा, लोगों में बॉन्डिंग बढ़ेगी, और बॉन्डिंग बढ़ेगी तो देश स्ट्रांग होगा। तो यही सब कारण था जिसकी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह का आएगा, अब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा कि दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब आप बताइए इसमें ऑड वाला इवेंट कौन सा है, तो 3 सही दे देंगे और 1 रॉन्ग दे देंगे, तो रॉन्ग छांटना पड़ेगा आपको। या फिर बोल देंगे कि इसमें आप बताइए कि कौन सा सही है, तो आपने ऑल द अबव, तो उसमें से सब सही है तो ऑल ऑफ द अबव आप चूज़ कर लेंगे। तो अल्टीमेटली आपको ये पता होना चाहिए कि सारे इवेंट कौन कौन से हैं। अब मान लो क्वेश्चन दे दिया कि आपने क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि जो फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया था वो उसमें 4 कलर थे, तो नो इट्स ट्राई कलर फ्लैग था, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो ये सब जो हैं ये इवेंट आपको पता होने चाहिए। तो फटाफट इसकी एक फ़ोटो खींच लीजिए। और एक बात इसमें और देख लीजिए कि 1848 में एक पेंटर है ये फ्रेंच आर्टिस्ट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फ्रेंच आर्टिस्ट है, नाम है फ्रेडरिक सोरियो। इन्होंने एक पेंटिंग बनाई और पूरे वर्ल्ड को एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक की फॉर्म में दिखाया कि पूरा वर्ल्ड में अब क्या है, लोगों के पास अधिकार हैं, लोगों के पास राइट्स हैं। अब जो मोनार्क है, जो किंगशिप है, वो ख़त्म हो गई है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। कई पूछते हैं कि उस पेंटर का नाम बताइए कि जिसने कि ये पेंटिंग बनाई थी, तो उसका नाम था फ्रेडरिक। अच्छा, वो किस कंट्री का था, वो फ्रेंच था, वो ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। और कौन से ईयर में बनाई गई थी, तो ईयर था इसका 1848। तो ये कुछ बातें हैं जो इस सेक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो फटाफट दोस्तों इसको आप इसका एक चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका मैं आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब जो नेक्स्ट सेक्शन में लेके आया हूँ इसमें वो है आपका नेपोलियनिक कोड। तो मैं पहले आपको समझाऊंगा इवेंट कैसे कैसे हुआ, उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे।
देखो दोस्तों, यहाँ मैंने ये स्पेस छोड़ रखा है इसी वजह से कि 1789 में हुआ आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अच्छा, 1789 के बाद हम देखते हैं कि 1799 तक जो कंडीशंस थी ना, वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। कभी कोई रूल कर रहा है फ्रांस में, कभी कोई रूल कर रहा है। 1799 में एक आदमी आता है, उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। ये एक्चुअली था तो आर्मी ऑफिसर और बड़ा ब्रेव था। तो 1799 में इसने जो बहुत सारा इलाका था फ्रांस का, उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1804 में इसने अपने आप को क्राउन किया, यानी इसने बताया कि भाई मैं हूँ फ्रांस का किंग, राजा हूँ, अब मैं ही रूल करूँगा यहाँ पे। ठीक है। तो कोई पूछा आपसे कौन से ईयर में नेपोलियन पावर में आया, तो वो आया तो 1799 में है, लेकिन ऑफिशियली वो 1804 में आया। तो 1804 का ईयर ही आपको बताना है हमेशा कि इस साल नेपोलियन फ्रांस का किंग बन गया और इसने यहाँ पे रूल करना शुरू किया। अच्छा, नेपोलियन बड़ा दिमागदार आदमी था। उसने कहा कि मुझे यहाँ पे रूल करना है अगर, तो इसका मतलब ये है कि इस एरिया में जो लोग तब जब खुश रहेंगे तभी मैं यहाँ रूल कर पाऊँगा लंबे समय तक। तो अब लोग खुश कैसे रहेंगे? तो लोग खुश करने का एक ही उपाय है कि लोगों के पास पैसा हो। अब पैसा कैसे आएगा भाई? रुपए तभी आएगा जब लोगों का बिजनेस अच्छा चल रहा होगा। तो बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इसने कहा बिजनेस पे हमको काम करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट इसको समझाते हैं कि बिजनेस को उसने किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया, ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये नेपोलियनिक कोड ये लेके आया 1804 में। अच्छा, ये नेपोलियनिक कोड का एक नाम और भी है, सिविल कोड ऑफ 1804। पूछ लेते हैं कई बार कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द नेपोलियनिक कोड। अच्छा, इसने क्या काम किया इसके अंदर देख लेते हैं। पहला काम तो ये किया कि इसने कहा कि जो भाई फर्स्ट सेकंड स्टेट के लोग जो हैं, जिनको बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, वो छीन लिया गया कि अब वो राइट्स नहीं मिलेंगे। सबको एक पल कर दिया भाई इसने। अब कहा कि जो कानून है उसके आगे सब लोग इक्वल होंगे, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई। राइट टू प्रॉपर्टी, यानी जो गरीब लोग हैं वो भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और इस देश के अंदर सम्मान से रह सकते हैं। एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ लो क्या है भाई फ्यूडल सिस्टम। यहाँ बताता हूँ, देखिए ये है फ्यूडल सिस्टम। मज़ा आएगा आपको, सुनिए। देखो भाई, ये किंग है, ये किंग है जो रूल करते हैं। अच्छा, इनके अंडर में कुछ नॉबल्स होंगे। ये नॉबल्स जो हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली हैं लैंडलॉर्ड। बहुत ज़मीनें हैं इनके पास, इन्हें लॉर्ड कहते हैं, लैंडलॉर्ड भी कहते हैं इनको, और इनको फ्यूडल लॉर्ड भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन लोगों ने कि जैसे इनके बड़े बड़े फार्म हाउसेस थे। ये फार्म हाउस है, मान लो, इसे कहते हैं मैनर। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है देखिए, एक घर होगा पक्का इस मैनर के अंदर। एक घर है, उसका हाउस है, किसका? हाउस ऑफ लॉर्ड। एक चर्च होगा, एक वाइन शॉप होगी, वाइन शॉप हो गई भाई, एक फ्लोर मिल, भैया फ्लोर मिल पता है ना, गेहूँ पीसने की चक्की, आटा बनता है इससे। यहाँ पे एक गांव भी है जहाँ पे लोग रहते हैं। अब गांव में जो आदमी हैं जो रहते हैं, वो तो लॉर्ड के यहाँ काम करते हैं, जो मैन हैं, और जो औरतें और बच्चे हैं, जो विमेन हैं, वो ये खेत हैं यहाँ मान लो भाई लॉर्ड के, तो इन खेतों में काम करती हैं। कौन? जो औरतें और बच्चे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं, भाई जो लॉर्ड है आपको रहने के लिए घर दे रहा है, खाने के लिए सामान दे रहा है, तो कुछ पैसा लेगा ना आपसे। तो जो इनको दे रहे हैं, जो ये लोग रहते हैं ना,
और जो लॉर्ड के लिए काम करते हैं उसे हम इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं सेफडम, यानी जहाँ पे लोग रह के अपने लॉर्ड को कुछ रुपए देते हैं। अच्छा, जो रुपए देते हैं, बिकॉज ये जगह तो मैनर है ना, आपकी जगह तो मैनर है, तो जो ये यहाँ रह के जो जो टैक्स दे रहे हैं लॉर्ड को, उसे कहते हैं मैनोरियल ड्यूज। अच्छा, ये पूरा सिस्टम जिसकी मैं जो समझा रहा हूँ आपको, ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा सिस्टम, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूडलिज्म। जहाँ भैया एक बहुत ही अमीर एक लैंडलॉर्ड है जो रहता है और लोगों को अपने पास रखता है, तो पूरा सिस्टम को हम लोग कहते हैं फ्यूडलिज्म। तो अब इसने क्या किया, देखिए नेपोलियन ने, कि ही एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, ये सिस्टम ही खत्म कर दिया। उसने कहा अब कोई ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी यहाँ रहेगा जिसका मन जहाँ पे कहे वहाँ पे रहे। तो इस तरीके से ये सिस्टम खत्म कर दिया। जो फार्मर्स जो यहाँ पर रहा करते थे इस जगह फार्मर्स रहा करते थे, उनको फ्री कर दिया कि अब वो लोग किसी गुलाम नहीं रहेंगे, और जो ड्यूज़ थे उनके, वो ड्यूज़ सब खत्म कर दिए। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किए हैं अपने पीरियड में, तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेड गिल्ड उसने ख़त्म कर दिए। ये क्या है, देखो भाई, ट्रेड गिल्ड क्या होती है। ट्रेड गिल्ड कहते हैं हम लोग शहरों में, क्या होता है कि जैसे जो बिजनेसमैन जो लोग होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, उनका अपना एक ग्रुप होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं ट्रेड गिल्ड, जो ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन। ये लोग क्या करते हैं कि किसी इलाके में ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन, अब ये लोग क्या करते हैं, किसी एक इलाके में जो ट्रेड है, बिजनेस है, उसे कंट्रोल करते हैं कि वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा हो, जो बिजनेसमैन है उनके फ़ायदे की बात चल रही हो, तो इसको हम लोग ट्रेड गिल्ड कहते हैं। तो इसी को इसने रिमूव किया नेपोलियन बोनापार्ट ने। कारण क्या था, जिससे कि बिजनेस करना अब आसान हो जाए, जो गरीब आदमी वो भी आराम से बिजनेस कर सके, और जो अमीर आदमी वो भी बिजनेस कर सके, कोई दिक्कत किसी के लिए ना हो। और लास्ट पॉइंट है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, भाई ये इसने इम्प्रूव कर दिया। सीधी सी बात है कि अगर आपको अपनी कंट्री में बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना है, भाई हम चाहते हैं कि लोगों का बिजनेस अच्छा हो जाए, उनके पास पैसा है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट अच्छा करना पड़ेगा आपको, और कम्युनिकेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इसने वही काम किया कि इसने ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 1804 में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा लेंदी लेक्चर होगा, और उसको मैं काफ़ी लंबा पार्ट कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस चैनल को आप लोगों तक पहुंचाइए, जिससे लोग इसको अधिक से अधिक संख्या में देखें, और देखने के बाद इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।